रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना। तो दोस्तों, धारा 9 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के संबंध में, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है हिंदू विवाह के संबंध में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है। इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक पवित्र संस्कार है क्योंकि माना जाता है कि हिंदू विवाह यहाँ पर जन्मों जन्मों का यहाँ पर उन दोनों के बीच में संबंध रहता है, और 7 बंधनों तक का तो निश्चित तौर पे ही यहाँ पर माना जाता है कि 7 जन्मों तक हम साथ रहेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए पूरी कोशिश यहाँ पर की जाती है कि दोनों साथ रहें और उनका यहाँ पर घर ना बिगड़े, तलाक ना हो। तो दोस्तों, इसी प्रयास से धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो भी जीवन साथी है, पति है या पत्नी है, वो दूसरे पक्ष को यहाँ पर, अपने जीवन साथी को यहाँ पर उसके साथ रहना छोड़ देता है, तो यहाँ पर दूसरा पक्षकार ये पिटीशन फाइल कर सकता है सेक्शन 9 के अंतर्गत। ये मेरे साथ नहीं रह रही है और इसका ये व्यवहार है और मैं कई प्रयास कर चुका हूँ या चुकी हूँ, लेकिन ये मेरे साथ नहीं रह रही है या रह रहा है। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर पति के द्वारा सबसे ज़्यादा सेक्शन 9 के यहाँ पर याचिका दाखिल की जाती है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 9 के अंतर्गत जब आप कोर्ट में जाएंगे और आप बताएंगे कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है, इतने दिनों से मायके रह रही है, मैं उसे कई बार लेने गया लेकिन वो साथ नहीं आती है और लड़ने लग जाती है, बच्चे से भी नहीं मिलने देती है, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। लास्ट में आपको प्रेयर करनी है कि यहाँ पर एक डिक्री पारित की जाए मेरे पक्ष में कि मेरी पत्नी मेरे साथ आकर रहे। मतलब आप सरल भाषा में समझ लीजिए कि कोर्ट से ये प्रेयर की जा रही है कि कोर्ट आदेश दे मेरी पत्नी को कि वो मेरे साथ आके रहे। तो ये होता है सेक्शन 9। इसी तरीके से यहाँ पर पत्नी भी ये प्रेयर कर सकती है कि मेरे पति को ये आदेशित किया जाए कि वो मेरे साथ आकर रहे। तो दोस्तों, इस तरीके की प्रेयर की जाती है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अंतर्गत। आप समझ ही गए होंगे कि सेक्शन 9 कितना इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि इसकी ड्राफ्टिंग आपको किस तरीके से करनी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, तो सबसे पहले आपको कोर्ट का नाम डाल देना है। जैसा कि फैमिली कोर्ट में ये याचिका दाखिल की जाती है। न्यायालय श्रीमान प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश महोदय, आगरा या जो भी क्षेत्र है वो आप उस ज़िले का नाम आप डाल देंगे। उसके आगे आप दोनों पार्टी के नाम डाल देंगे। यदि पति की तरफ से डाल रहे हैं तो पहले पति का नाम रहेगा बनाम, पत्नी का नाम, निवास स्थान, उसकी उम्र और उसका मोबाइल नंबर, ये आपको डाल देना है जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। फिर आपको लिखना है प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु। तो दोस्तों, फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डालने के उपरांत आपको लिखना है श्रीमान जी, प्रार्थी ऑब्लिक परिवादी निम्नलिखित निवेदन करता है। लड़की की तरफ से लिख रहे हैं तो लिखेंगे निम्नलिखित निवेदन करती है। पहला पॉइंट आपको लिख देना है यह है कि प्रार्थी ऑब्लिक परिवादी का विवाह विपक्षी के साथ इतनी तारीख को हिंदू रीति रिवाज के साथ बिना दान दहेज के हुआ है। तो ये आपको लिखना है। यदि बिना दान दहेज के हुआ है तो आपको लिखना है विवाह उपरांत दोनों के संसर्ग से एक बेटे या बेटी का जन्म हुआ। तो जितने बच्चों का जन्म हुआ है वो उनका यहाँ पर उल्लेख आपको कर देना है। दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि इसमें आपको लिखना है कि यह है कि प्रार्थी रेलवे विभाग में इस पद पर कार्यरत है। किस पद पर कार्यरत है वो आपको लिख देना है। प्रतिवादी की यहाँ पर शिक्षा लिख देनी कि एमए पास एक पढ़ी लिखी महिला है। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है यह है कि विवाह के उपरांत प्रार्थी ऑब्लिक परिवादी व उसके परिवारजन प्रतिवादी यानी कि अपनी जो पत्नी है उसको प्रेम पूर्वक अपने निवास पर लेकर आए। प्रार्थी ऑब्लिक परिवादी व उसके परिवारजनों का व्यवहार विपक्षी के प्रति स्नेहपूर्ण व सौहार्दपूर्ण रहा और विपक्षी को हर सुख सुविधा प्राप्त कराई गई थी। परिवार में विपक्षी को बहू के रूप में समस्त अधिकार प्राप्त थे और परिवादी द्वारा पति के हर दायित्व का पूर्णतः पालन किया गया था और अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन किया गया था। यह फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है यह है कि प्रतिवादी विवाह के उपरांत कुछ माह तक यहाँ पर शांतिपूर्ण यहाँ पर ससुराल में रही, किंतु तत्पश्चात प्रतिवादी के व्यवहार में अचानक
परिवर्तन आ गया और उसने यहाँ पर प्रार्थी व उसके परिवारजनों के प्रति उपेक्षापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार शुरू कर दिया। ये आपको लिख देना है। पांचवा पॉइंट आपको लिखना यह है कि शादी के बाद से ही वादी की पत्नी का आचरण उसके परिवारजन के प्रति ठीक नहीं रहा था और उसने छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था। जब वादी ने उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुम भद्दे दिखाई देते हो और मेरी जो शादी की गई मेरी नापसंदगी के बावजूद मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। ये आपको लिख देना है। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ और ऐसा ही करती रहूँगी। मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया है, मैं तुम्हारा भी जीवन बर्बाद कर दूँगी। मैं तुम लोगों को भी खुश नहीं रहने दूंगी। वादी व उसके परिवार वालों के दोबारा विपक्षिया को समझाने जाने पर वह आत्महत्या करने की धमकी देती है तथा दहेज व अन्य झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है। इसके बावजूद भी, इतना होने के बाद भी, इतना सहन करने के बावजूद भी यहाँ पर पति अपना ये पूरी कोशिश करता रहा। वादी अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने व पुण्य पत्नी से सामंजस्य स्थापित करने का लगातार प्रयास करता रहा और उसने अपनी पत्नी के हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, लेकिन फिर भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। यह है कि परिवादी जब भी अपनी पत्नी व बच्चे से मिलने जाता था तो पत्नी मायके के घर में घुसने नहीं देती थी और ताला लगा लेती थी और वापस भी नहीं जाती थी, साथ में वापस भी नहीं जाती थी। आपको लिख देना है। इसी तरीके से दोस्तों आपको ये कहानी आपको लिख देनी है। साथ में पॉइंट में आपको ये लिखना है, यह है कि प्रतिवादी द्वारा परिवादी के प्रति लगातार क्रूरता, उत्पीड़न एवं दाम्पत्य संबंधों की स्थापना का हनन किया जा रहा है। परिवादी ने आशावादी एवं समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रतिवादी को कई बार समझाने का प्रयास किया कि वह परिवादी के साथ आकर रहे और अपने समस्त वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करे ताकि परिवादी का परिवार विघटन व भविष्य अंधकार में होने से बच जाए और वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण एवं सुखपूर्ण व्यतीत हो सके। परंतु प्रतिवादी नहीं समझी और लगभग 1 साल से लगातार अपने मायके में ही रह रही है। वह अपने वैवाहिक दायित्वों का पालन नहीं कर रही है। आपको लिख देना है। ये आपको बताना जरूरी है कितने दिनों से वो आपके साथ नहीं रह रही है, देना है दोस्तों। इसके बाद ये लीगल पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। वाद हेतु का आपको लिखना है कि कब से वो आपसे अलग रह रही है और लास्ट बार आपने कब प्रयास किया था उसे लाने का, ये आपको लिख देना है 9th पॉइंट में। 10th पॉइंट में आपको लिख देना है कि उनके बीच यह है कि प्रतिवादी व प्रार्थी ऑब्लिक परिवादी के मध्य उपरोक्त वाद को प्रस्तुत करने में कोई भी दूर संधि नहीं है। यह आपको पॉइंट लिख देना है। 11th पॉइंट आपको लिखना है, यह है कि इस प्रकृति का अन्य कोई वाद भारत के किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर न्यायालय में वाद लंबित नहीं है। यह 12वां पॉइंट आपको लिखना है, यह कि प्रार्थी ऑब्लिक परिवादी व प्रतिवादी दोनों आगरा के मूल निवासी हैं। इस कारण माननीय न्यायालय को वाद सुनने एवं निर्णित करने का पूर्ण क्षेत्र अधिकार है। आपको ये बताना पड़ेगा कि न्यायालय को सुनने का अधिकार है या नहीं आपके वाद को, होता है। 13वां पॉइंट आपको लिखना है, यह है कि वाद का मूल्यांकन 10,000 रुपये निर्धारित कर निश्चित न्याय शुल्क अदा कर दिया गया है। तो दोस्तों ये आपको लिख देना है और लास्ट में आपको प्रार्थना कर देनी है, ये महत्वपूर्ण है। अब आपको यहाँ पर आगे प्रार्थना लिख देनी है। प्रार्थना में आप लिखेंगे कि वादी निम्नलिखित अनुतोष हेतु याचिका करता है। पॉइंट आपको लिख देना है, यह है कि प्रार्थी ऑब्लिक परिवादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध निर्देशात्मक आज्ञप्ति पारित की जाए कि वह बिना शर्त वादी के पास आकर रहे और वादी के साथ दाम्पत्य संबंधों की स्थापना करे। बी पॉइंट आपको लिख देना यह है कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय की दृष्टि में उचित हो प्रार्थी ऑब्लिक परिवादी को प्रतिवादी से दिलवाया जाए। ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये आपको लिख देने हैं। तारीख डाल देनी है, प्रार्थी परिवादी डाल देना है। सत्यापन के लिए आपको ये लाइनें लिख देनी है जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।